नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज जो आपका एमसीक्यू रिवीजन में टॉपिक है वृद्धि एवं विकास, यहाँ से काफ़ी अच्छे प्रश्न बनेंगे आपकी परीक्षा के लिए। लगातार पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। तो आज पार्ट 1 करेंगे और कल इसका पार्ट 2 करेंगे, जहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे प्रश्न मिल रहे होंगे। आप लगातार इन प्रश्नों को कर रहे हैं और जितने लोग भी लगातार कर रहे हैं उनका बहुत ही अच्छा रिवीजन हो रहा है पूरे टॉपिक्स का और उनकी तैयारी भी बहुत अच्छी हो रही है। अगर आप भी उनमें से एक बनना चाहते हैं तो लगातार जुड़े रहिए और अपनी तैयारी पूरा करिए। लगातार पूरा वीडियो देखा करिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और याद रखिए प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो इससे पहले कि मैं आपका मॉक टेस्ट शुरू करूं, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देता हूं कि मुख्य सेव का स्पेशल पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 505 रुपए है। बैच का नाम है मुख्य सेव का गरिमा बैच। इस बैच में आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ दी जाएंगी, नोट्स की पीडीएफ दी जाएंगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन भी आपको कराया जाएगा। इनसे आप पेपर से पहले बहुत ही अच्छी अपनी तैयारी कर रहे होंगे, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आपने सपना देखा है मुख्य सेव का भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, अगर आपको अपनी मेहनत पर भरोसा है, अगर आपको अपने सपनों को सच करने का जज्बा है आप में, तो जरूर जुड़े मुख्य सेव का गरिमा बैच से। व्हाट्सएप नंबर है 94 533 66 279। इस पर व्हाट्सएप करें या टेलीग्राम पर क्यूआरसी हेल्प सर्च करें। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा? 3 चरणों में आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। एक बार आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी, फिर पूरा एमसीक्यू से आपका रिवीजन कराया जाएगा और फिर वन लाइनर से रिवीजन कराया जाएगा। तो हर चीज आपको प्लानिंग के साथ कराई जाएगी, जिससे आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। जिन्होंने 2-2 हजार रुपए में ऑनलाइन बैच लिए हैं वो सभी रो रहे हैं, उनकी क्लासेस लगातार नहीं चल रही हैं, उनका एक बार भी सिलेबस पूरा होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन आपको गरिमा बैच में 3 बार सिलेबस पढ़ाया जाएगा। एक बार आपको पूरा क्लासेस की पीडीएफ और नोट्स थ्योरी के माध्यम से, फिर आपको पूरा एमसीक्यू के माध्यम से और फिर आपको वन लाइनर के माध्यम से। जब 3 बार आप पूरा सिलेबस देख चुके होंगे तो एक एक चीज आपके दिमाग में बैठ चुकी होगी और आपका सिलेक्शन हर हाल में पक्का होगा। तो अगर आपने सपना देखा है इस भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, तो मात्र 505 रुपए में जुड़े इस बैच से और अपनी जिंदगी का सफर तय करें बहुत ही स्वाभिमान के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ। तो जरूर जुड़िए मुख्य सेव का गरिमा बैच से, निश्चित रूप से आपका फायदा होगा। तो व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279, इस पर मैसेज करिए, वहां पर आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो पहला प्रश्न है आपका, मानव विकास शुरू होता है, बताइए मानव विकास शुरू होता है ए शैशवावस्था से, बी पूर्व बाल्यावस्था से, सी उत्तर बाल्यावस्था से, डी प्रसव पूर्व अवस्था से। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मानव विकास शुरू होता है, कौन सी अवस्था से मानव विकास शुरू होता है, बताइए। शैशवावस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से या उत्तर बाल्यावस्था से या प्रसव पूर्व अवस्था से। तो पहले का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, प्रसव पूर्व अवस्था से। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो मानव विकास प्रसव पूर्व अवस्था से प्रारंभ होता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार विकास की प्रक्रिया प्रसव के 4 महीने पहले से ही प्रारंभ हो जाती है। मनोवैज्ञानिक वाटसन के अनुसार विकास क्रम निम्नवत है। सबसे पहले भ्रूण बनता है, फिर शिशु होता है, फिर वो बालक बनता है, बालक के बाद किशोर बनता है, फिर युवा बनता है और फिर प्रौढ़ बनता है और फिर वृद्ध हो जाता है। क्लियर है आपको? तो ये अवस्थाएं हैं। अगला प्रश्न है आपका, विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है। आपको बताना है कि विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है। कई बार आपको बहुत ही अच्छे से यह बताया गया है, एमसीक्यू भी कराया गया है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए मात्रात्मक, बी गुणात्मक, सी अपमापनीय अमापनीय या डी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो दूसरे का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है। क्लियर है आपको? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार का होता है।
क्लियर है आपको? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। मात्रात्मक जिसमें सीखते हैं आप, तो स्किल जो होती हैं वो आपका गुणात्मक हो जाती हैं, और मात्रात्मक जो आपकी लंबाई होती है, जो आपका वजन बढ़ता है, ये मात्रात्मक में आ जाता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, मनोवैज्ञानिक राश ने विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? बताइए। एक मनोवैज्ञानिक राश हुए हैं, उन्होंने विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? ए 2 भागों में, बी 4 भागों में, सी 3 भागों में, डी 5 भागों में। देखिए, अगर आपको जब आपके प्रश्न लगातार गलत हो रहे हो, तो उनको सही करने का एक तरीका यह है कि जो भी प्रश्न आपका गलत हो, है ना, मार्क टेस्ट करते समय आप एक पतली कॉपी अपने पास रखिए, डेली सेम कॉपी। जो भी आपका ऊपर, पहले जब मॉक टेस्ट शुरू करने से पहले ऊपर टॉपिक डाल लीजिए करिए कि इस टॉपिक के हम क्वेश्चन करने वाले हैं। फिर जो क्वेश्चन आपका गलत हो उसको तुरंत पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए, या उस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर को नोट कर लीजिए, और पूरा वीडियो देखने के बाद उसको नोट करिएगा। ठीक है? तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे से अपने मॉक टेस्ट में स्कोर बहुत अच्छा कर पाएंगे बहुत जल्दी। तो बताइए, मनोवैज्ञानिक राश ने विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? तो तीसरे का जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वो बी, 4 भागों में किया है। क्लियर है आपको? 4 भागों में किया है। राश के अनुसार विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण निम्न है। कौन कौन सा है? एक तो आपका होता है शैशव काल जो 1 से 3 वर्ष है, फिर है आपका प्रारंभिक बाल्यकाल जो 3 से 6 वर्ष है, फिर है आपका उत्तर बाल्यकाल जो 6 से 12 वर्ष है, और है डी आपका किशोरावस्था यानी कि 13 से 18 वर्ष। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? बताइए। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? बताइए। अनुबंधन है, या क्रमिक विकास है, या नैतिक विकास है, या स्कीमा है? चौथे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, स्कीमा। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो स्कीमा क्या होती है? पियाजे ने एक अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित एवं परिवर्तित किया जाता है उसे स्कीमा कहते हैं। क्लियर है आपको? तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित और परिवर्तित किया जा सके उसे क्या कहेंगे? स्कीमा कहेंगे। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन ए है आपका आत्म केंद्रित अनुकरण, बी है प्रत्यक्ष बोध तर्कणा, सी है काल्पनिक खेल केंद्रण, और डी है इनमें से सभी। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है? ए आत्म केंद्रित अनुकरण, बी प्रत्यक्ष बोध तर्कणा, सी काल्पनिक खेल केंद्रण, डी इनमें से सभी। तो पांचवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? पांचवें का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। क्लियर है आपको? जो 2 से 7 वर्ष तक कहलाती है, जो भाषा तथा कौशल विकास की प्रमुख अवस्था है। क्लियर है आपको? ये किसकी है? भाषा तथा कौशल विकास, इसमें आप सीखते हैं इस अवस्था में। तो ये तीनों चीजें बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था निम्न में से कौन है? बताइए। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था निम्न में से कौन है? औपचारिक संक्रिया अवस्था, या पूर्व संक्रिया अवस्था, या संवेदनात्मक गामक अवस्था, या मूर्त संक्रिया अवस्था? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था निम्न में से कौन है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो छठे का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, संवेदनात्मक गामक अवस्था। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था संवेदनात्मक गामक अवस्था है। यह विकास की प्रथम व मूल अवस्था है। इसकी अवधि जन्म से 2 वर्ष तक होती है। क्लियर है आपको? इसकी अवधि कब से कब तक होती है? जन्म से 2 वर्ष तक होती है।
अगला प्रश्न है आपका, एक ही आयु के दो बालकों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा चारित्रिक विभिन्नताओं का होना इंगित करता है। बताइए क्या इंगित करता है? एक ही आयु के दो बालकों में शारीरिक भिन्नता हो, मानसिक भिन्नता हो, सामाजिक तथा चारित्रिक विभिन्नताओं को होना इंगित क्या करता है? ऑप्शन है इसका आपका, एक निरंतरता का सिद्धांत, बी है व्यक्तिगतता का सिद्धांत, सी है परिमार्जितता का सिद्धांत, या डी है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो बालकों में एक ही आयु के विभिन्नताओं को दर्शाता है? बताइए सातवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो सातवें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बालक व्यक्तिगत रूप से भिन्न हो जाता है, ठीक है, तो व्यक्तिगतता का सिद्धांत है। क्लियर है आपको? तो सातवें का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो व्यक्तिगतता के सिद्धांत के अंतर्गत भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति एवं दिशा भिन्न भिन्न होती है। क्लियर है आपको? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। बताइए संज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ है? व्यक्तिगत विकास, या बच्चे का विकास, या अभियोग्यता का विकास, या शारीरिक कौशल का विकास? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? तो आठवें का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है तो कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अभियोग्यता का विकास। क्लियर है आपको? अभियोग्यता। तो संज्ञानात्मक विकास से आ से अभियोग्यता के विकास से है। क्लियर है आपको? संज्ञानात्मक विकास क्या करता है? बालकों में किसी संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके और उस पर चिंतन करने का तथा क्रमिक रूप से इस योग्य बना देता है, जिनका प्रयोग करके विभिन्न समस्याओं को आसानी से समझ सकता है तथा उसका समाधान कर सकता है। तो संज्ञानात्मक विकास में यह होता है कि किसी चीज का आप संज्ञान लेकर उस पर अपना विचार भी कर लेते हैं, उस पर सोच विचार करके अपनी समस्याओं को दूर कर लेते हैं। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्थाओं का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्थाओं का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए है आपका पियाजे, बी है कोहलर, सी है स्किनर और डी है एरिक्सन। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्थाओं का प्रतिपादन किसने किया था? तो नौ का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? नौ का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पियाजे ने किया था। क्लियर है आपको? पियाजे ने किया था। तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्थाओं का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने किया था। किसने किया था? जीन पियाजे ने किया था। ये चार अवस्थाएं कौन सी हैं? एक तो आपकी संवेदनात्मक गामक अवस्था है जो जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। फिर है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक होती है। और तीसरी है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 12 वर्ष तक की होती है। और चौथी है आपकी औपचारिक संक्रिया अवस्था, ये 12 से 15 वर्ष तक की होती है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? बताइए किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन ए है आपका कोहलबर्ग, बी है वाइगोत्स्की, सी है पियाजे, डी है हरलॉक। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जल्दी से बताइए। बताइए किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो 10वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 10वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वाइगोत्स्की ने किया है। क्लियर है आपको? वाइगोत्स्की ने। तो संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की ने किया है। क्लियर है आपको? तो लगातार पढ़ते रहिए और अपना फोकस बनाकर रखिए, है ना। पढ़ाई से जुड़े रहना ही सबसे अच्छा उपाय है सफलता को हासिल करने का। अगला प्रश्न है आपका, निगमनात्मक चिंतन संबंधित है। बताइए निगमनात्मक चिंतन किससे संबंधित है? ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से, बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से, सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से, डी है आपका संवेदी गयात्मक अवस्था से। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? निगमनात्मक चिंतन संबंधित है। बताइए किससे है? 11वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 11वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर है आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है।
तो निगमनात्मक चिंतन का संबंध पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में अंतिम अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था से है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत संबंधित है। बताइए ब्रूनर का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है आपका वर्गीकरण से, बी है अमूर्त चिंतन से, सी है मूर्त चिंतन से, डी है आत्मविश्वास से। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत संबंधित है। 12वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 12वें का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, वर्गीकरण से। क्लियर है आपको? वर्गीकरण से संबंधित है। तो ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत वर्गीकरण पर आधारित है। बालकों के विकास के आधार पर ब्रूनर महोदय ने संज्ञानात्मक विकास को 3 भागों में बांटा है। एक आपका संकेतात्मक, दूसरा है प्रतिबिंबात्मक और तीसरा है आपका संक्रियात्मक। क्लियर है आपको? तो ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास को 3 भागों में बांटा है। क्लियर है आपको? ये तीनों भाग आपको याद रखने चाहिए ताकि परीक्षा में अगर यहां से प्रश्न आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल सही हो। अगला प्रश्न है आपका, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। एकता का नियम, समानता का नियम, तत्परता का नियम, वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। एकता का नियम है या समानता का नियम है या तत्परता का नियम है या वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत है। तो 13वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 13वें का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत है। तो वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत है। मानव विकास को जिन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है वे क्षेत्र हैं। बताइए मानव विकास को जिन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है वे क्षेत्र कौन से हैं? ऑप्शन ए है आपका शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक, और बी है आपका शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, या सी है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, या डी ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। बताइए मानव विकास को जिन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है वे क्षेत्र कौन से हैं? तो 14वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 14वें का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। अगला प्रश्न है आपका, विकास में वृद्धि से आशय है। बताइए विकास में वृद्धि से आशय क्या है? आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि, या संवेग में वृद्धि, या ज्ञान में वृद्धि, या भार में वृद्धि। तो बताइए 15वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? विकास में वृद्धि से आशय है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बताइए विकास में वृद्धि से आशय है किससे है? तो 15वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। क्लियर है आपको? आकार, सोच, समझ एवं कौशल में वृद्धि। क्लियर है आपको? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, विकास की अवस्थाओं में उत्तर बाल्यकाल का समय कब माना जाता है? बताइए विकास की अवस्थाओं में उत्तर बाल्यकाल का समय कब माना जाता है? ऑप्शन ए है आपका 2 से 6 वर्ष, बी है 13 से 18 वर्ष, सी है आपका 6 से 12 वर्ष और डी है आपका 9 से 13 वर्ष। बताइए विकास की अवस्थाओं में उत्तर बाल्यकाल का समय कब माना जाता है? बहुत ही आसान उत्तर होगा आपके लिए, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा भी है इसी वीडियो में। तो बताइए 16वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बताइए तो 16वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, 6 से 12 वर्ष। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 6 से 12 वर्ष होती है उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यकाल है। क्लियर है आपको? तो शैशवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है, पूर्व बाल्यकाल होता है 6 वर्ष की आयु तक, और उत्तर बाल्यकाल होता है 6 से 12 वर्ष की आयु तक, और किशोरावस्था होती है आपकी 13 से 18 वर्ष की आयु तक, और प्रौढ़ावस्था होती है आपकी 18 वर्ष से अधिक। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, विकास की किस अवस्था में बाल अपराधों की संख्या सर्वाधिक होती है? बताइए देखिए किताबें काफी मार्केट में मौजूद हैं, आप लोग बार बार पूछते रहते हैं कमेंट करके, मैसेज करके किताब कौन सी खरीदें, है ना। किताब बहुत मौजूद है मार्केट में, 5, 6, 7 आ गई हैं, लेकिन कोई भी किताब पूरे कंटेंट के साथ नहीं है। किसी ना किसी किताब में कुछ ना कुछ छूटा हुआ है।
घटना चक्र वालों की सामान्यतः बहुत अच्छी किताब आती थी, लेकिन इस बार उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें छोड़ दी हैं सिलेबस की। पेज उन्होंने अच्छा रखा है और शुरुआत के चैप्टर अच्छे रखे हैं, लेकिन बाद वाले चैप्टरों में उन्होंने बहुत ज़्यादा खिचड़ी पकाई है। तो एक किताब के भरोसे आप अपनी पूरी तैयारी नहीं कर सकते हैं। फिर भी जो आपकी ये यूथ कंपटीशन की थ्योरी वाली बुक है वो काफ़ी हद तक सही है, 90 से 92-93% तक सही है। तो आप एक किताब के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन आप यूथ वाली से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपको किताब खरीदनी ही है तो यूथ वाली खरीदें, उसमें काफ़ी अच्छा सिलेबस मिल जाएगा आपको और काफ़ी अच्छे एमसीक्यू मिल जाएंगे। क्लियर है आपको? वैसे उसके एमसीक्यू मैं आपको कराता ही हूं, तो लगातार आप पढ़ते रह सकते हैं। अगर आप गरिमा बैच से जुड़ना चाहते हैं तो उससे भी जुड़ सकते हैं, वहां पर भी काफ़ी अच्छी तैयारी कराई जा रही है। क्लियर है आपको? तो एक किताब के भरोसे बैठकर अपनी तैयारी ना करें। सवाल 40,000 प्रति महीने सैलरी का है, किताब आएगी 200 रुपए की, बैच मिलेगा आपको 500 रुपए का। क्लियर है आपको? तो अगर आपको अपनी मेहनत पर भरोसा है, आपको अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा है, आपका सपना है हर हाल में इस भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, तो बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। अपनी तैयारी 101% करें, ना मेहनत में और ना ही पढ़ाई में। क्लियर है आपको? तो विकास की किस अवस्था में बाल अपराधों की संख्या सर्वाधिक होती है? उत्तर बाल्यकाल अवस्था में, या प्रौढ़ावस्था में, या किशोरावस्था में, या मध्य प्रौढ़ावस्था में? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 17 का जो सही ऑप्शन है आपका वो किशोरावस्था है। जाहिर सी बात है कि इस समय बालक में काफी परिवर्तन आ रहे होते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। तो उनके चक्कर में और एक नया समाज उसको मिल रहा होता है घर से बाहर का, तो वो नए नए क्या अपराधों में फंसने लगता है। क्लियर है आपको? तो किशोरावस्था जो आपकी 13 से 18 वर्ष की होती है में बाल अपराधों की संख्या सर्वाधिक होती है। इस अवस्था को समस्यात्मक अवस्था भी कहते हैं। स्टैनले हॉल ने इस अवस्था को संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था भी कहा है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? बताइए। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए है आपका निरंतरता का सिद्धांत, बी है व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, सी है आपका एकीकरण का सिद्धांत, और डी है आपका क्रमता का सिद्धांत। बताइए, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो 18वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 18वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। क्लियर है आपको? निरंतरता का सिद्धांत ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है 18वें का। अगला प्रश्न है आपका, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उस समय तक चलती है जब तक वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर लेता। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? बताइए। एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने एक परिभाषा दी विकास की, जो यहां प्रश्न में लिखी है, उनका नाम आपको पहचानना है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उस समय तक चलती रहती है जब तक वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर लेता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो 19 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 19 का डी ऑप्शन आपका सही है, इराजी गोर्डन का। ठीक है, इराजी गोर्डन का बिल्कुल ऑप्शन सही है, डी। क्लियर आपको? तो इराजी गोर्डन के अनुसार विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उस समय तक चलती है जब तक वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं करता है। मुनरो ने भी परिभाषा दी थी एक, उनका क्या परिभाषा थी कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। क्लियर है आपको? हरलाक ने भी एक परिभाषा दी विकास की, तो इन्होंने क्या दिया है कि विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं है, वस्तुतः यह तो व्यवस्थित एवं समानुपात प्रगतिशील क्रम है, परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक होता है। क्लियर है आपको? तो ये तीनों विद्वानों की परिभाषाएं आपको याद रखनी है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, जन्म के समय एक शिशु के सिर की लंबाई होती है। बताइए, जन्म के समय एक शिशु के सिर की लंबाई क्या होती है? कुल शरीर की लंबाई का आधा, या कुल शरीर की लंबाई का 1/3, या कुल शरीर की लंबाई का 1/4, या कुल शरीर की लंबाई का 40%? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जन्म के समय एक शिशु की सिर की लंबाई होती है, तो 20 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 20 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है,
कुल शरीर की लंबाई का 1/4। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई कुल शरीर की लंबाई का लगभग 1/4 होती है। जन्म के समय मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम रहता है, जो 6 वर्ष की आयु तक लगभग 1.25 किलोग्राम हो जाता है। क्लियर है आपको? तो ये रहा आपके 20 प्रश्न। तो ये रहा आपका वृद्धि एवं विकास के महत्वपूर्ण एमसीक्यू का पार्ट 1। यहां पर आपने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे हैं। अगले पार्ट में भी बहुत से आप इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रश्न हैं। तो इन्हें लगातार करते रहिए, और अगर आपने अभी तक पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज के प्रश्न कैसे लगे आपको और टोटल आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। जब आप अपने कमेंट्स करके बताते हैं कि आज मेरे 70% सही हुए हैं, 80% सही हुए हैं, 20 में से 18 सही हुए हैं, 30 में से 25 सही हुए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है। तो लगातार पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। क्लियर है आपको? तो मेहनत करते रहिए और मेरी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ रहेंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज आपके टोटल कितने प्रश्न सही हुए और आज आपको क्लास पढ़कर कितना मजा आया, कितना अच्छा लगा आज आपको प्रश्नों का स्तर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।